हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। क्या, कब, कहाँ और कैसे। रशीदा का सवाल। रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाहें एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वे सोचने लगी कि कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। कैसे पता लगाएं ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविजन देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही ये जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जो जिसे उस समय के बारे में पता हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता है। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेट शिकारियों के बारे में, पशुपालकों के, किसानों के, कृषिकों, शासकों के, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम ये भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन से गीत गाते थे, कौन से गाना गाया करते थे, लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र 1 पृष्ठ 2, पृष्ठ मतलब पेज में नर्मदा नदी का पता लगाओ। देखिए ये है नर्मदा नदी। ये है नर्मदा नदी। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों, जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट यानी कि शिकार भी करते थे। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। ये रही किरथर पहाड़ियां और ये रही सुलेमान पहाड़ियां। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया था। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। गारो येरी, विंध्य पहाड़ियां यहाँ हैं। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया था वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। यानी कि यहाँ कहीं स्थित होगा जहाँ पर चावल उगाया गया था सबसे पहले। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। ये रही सिंधु नदी, इसकी सहायक नदी झेलम नदी, चैनम नदी, रावी नदी, सतलुज नदी। ये सारी इसकी सहायक नदियां हैं। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले, बहुत सारे नगर बसे हुए थे। 4700 साल 4700 वर्ष ईयर पहले गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास हुआ। 2500 वर्ष पूर्व, यानी कि जो गंगा नदी के आसपास देखा गया था नगरों को बसते हुए, 2500 वर्ष पूर्व देखा गया था। गंगा और इसकी सहायक नदियां तथा सोन का पता लगाओ। गंगा नदी ये रही, सोन नदी ये रही। ये भी गंगा नदी देखो। गंगा के दक्षिण में नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान में बिहार नाम से जाना जाता है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और इन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा की। कभी-कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियों और समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। फिर भी वो यात्रा किया करते थे। अतः कभी लोग काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण, यानी कि सुनामी आना, अर्थक्वेक आना, इसके कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी-कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव, एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। धार्मिक गुरु यानी कि साधु संत जो लोग थे वो लोग ऐसा क्या करते थे, अपने धर्म के बारे में बताने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में
उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखो। पहाड़ियाँ, पर्वत, समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमाओं का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके और गहरे समुद्रों को पार कर सके। जिन्होंने चाहा वो पर्वत पर भी चढ़ गए। उपमहाद्वीपों के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी संस्कृत परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्ष से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। जब लोग यहाँ से वहाँ जाएंगे और वहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ का कल्चर वहाँ पर पता चलेगा लोगों को। कैसे लोग खाना खाते हैं, यहाँ के लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, ऐसे ही वहाँ के लोग यहाँ पर आएंगे तो वहाँ के कल्चर यहाँ पे पता चलेगा। तो ऐसे धीरे धीरे लोग दूसरे कल्चरों को भी अपनाने लगे। देश के नाम। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जैसे जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। यानी कि इंडस इंडस से निकला है जिसे सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोज और अथवा इंदोज और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। यानी कि भरत नाम का जो प्रयोग करते थे वो लोग, वो एक समूह था, उत्तर पश्चिम में रहते थे, एक ग्रुप रहता था, उसको भरत नाम से बुलाया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसको प्रयोग देश के लिए होने लगा। ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपियों का एक पृष्ठ, एक पेज। ये पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताबें बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। ये देखो, एक पांडुलिपि बनी हुई है जो बहुत पुरानी है और ये ताड़ के पत्तों को काट करके उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था, जिसपे लिखा जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल पे लिखा गया है ये। अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना, पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाले मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द यानी कि मैनु, जिसका अर्थ हाथ है से निकाला है। ये पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्रों में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गईं। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्राय ये पांडुलिपियां मंदिरों, विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों और विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे उस टाइम पे। अब जो पांडुलिपियां लिखी गई थी उनमें मंदिरों के बारे में था, धार्मिक मान्यताओं के बारे में, राजाओं के बारे में कि कैसे राजा थे, औषधियां, मेडिसिन, विज्ञान, साइंस के बारे में लिखा होता है। ऐसे बहुत सारी चीजें पांडुलिपियां में पाई गई हैं लिखी हुई। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते हैं ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं, रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं, लिखवाए हैं। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते थे। लगभग 2500 वर्ष पुराना ये अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। ये अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर
उत्कीर्ण करवाया गया था, लिखवाया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षर अथवा संकेतों से बनी होती हैं, यानी कि वो अक्षर से बनी होती हैं और संकेतों से, डाउट से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानियों और अरोमिक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? अगर कठोर सतह पर लिखवाए जाएंगे तभी तो वो काफी टाइम तक दिखेंगे। पत्तों पे लिखवाए थे तो पत्ते कीड़े खा गए थे, पेड़ों पे लिखवाए गए थे तो पेड़ खराब हो गए थे, सूख गए थे, वो मिट गए। अब पत्थरों पे लिखवाया जाएगा या कठोर सतह पे लिखवाया जाएगा तभी तो वो बहुत टाइम तक चल सकेंगे। इसीलिए हमें आज भी पत्थरों पे लिखे हुए लिपि वगैरह मिल जाती हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती हैं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविदों कहलाता है। पुरातत्वविद मतलब आर्कियोलॉजिस्ट कहलाता है। आर्कियोलॉजिस्ट पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों और मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्के की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर और जल्दी नष्ट होने वाले होते हैं। बाएं, एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। दाएं, एक पुराना चांदी का सिक्का है, ये रहा। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों में ये सिक्का कैसे अलग है? इसमें देखो काफी सारी चीजें बनाई हैं, सूरज बनाया हुआ है और भी शायद जानवर वगैरह बनाए गए हैं। तो आजकल के सिक्के तो सर्कल से होते थे, लेकिन वहाँ के सिक्कों में कितनी क्रिएटिविटी करी गई है। तो थोड़े तो अलग है वहाँ के सिक्के, उस टाइम पे सिक्के। पुरातत्वविद यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट जानवरों, चिड़ियों और मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें ये जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? पांडुलिपियां अभिलेखों और पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते थे। इतिहासकार उन्हें कहते हैं कि जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। कोई चीज़ अगर हमें पता चल जाती है तो हमें उसे अतीत से कनेक्ट करने में बहुत अच्छा लगता है, रोचक हो जाता है, इंटरेस्टिंग हो जाता है। क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। धीरे धीरे हमें अतीत के बारे में धीरे धीरे सब कुछ पता चल जाता है। अगर हमें कुछ पता चलता है फिर थोड़ा और पता चलता है, इस तरीके से। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। उन्हें कुछ सबूत मिलते हैं। इतिहासकार और पुरातत्वविद वो क्या करते हैं, वो उन जासूसों का नाम दिया गया है क्योंकि वो थोड़े बहुत सबूत निकाल के अतीत के बारे में पता करने का प्रयास करते हैं। अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्ष हमारे अतीत पर ध्यान दिया है, यानी कि हेडलाइन पर ध्यान दिया है? यह यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालक अथवा किसानों का जीवन राजाओं और रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों के जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत अलग था। भाई राजा और रानियों का जीवन एक किसान के जीवन से बहुत अलग होगा। जैसा कि आज हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग, ज्यादातर लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार कर कर, फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजय का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों और उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ जानते हैं। अगर उन्होंने लेखा जोखा किया है तभी आज हमें उनके बारे में पढ़ पाते हैं, हमें पता लगा पाते हैं कि उस टाइम पे के राजा कैसे हुआ करते थे, कैसे लड़ाइयाँ किया करते थे। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक
जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे, ये तो नॉर्मल लोग हो जाते हैं, फिर राजा लिखवाता था। अब किसान क्या कर रहा है किसी को क्या पता, मछुआरे क्या कर रहे हैं क्या पता, वो तो अपने बारे में लिखवाते नहीं थे। पुरातत्व का इस सहायता से हमें उनके जीवन के जानने में मदद मिलती है। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनकी सहायता से हमें इनके बारे में पता चलता है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है, बाकी रह गया है। तिथियों का मतलब, अगर कोई तुमसे तिथियों के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या उसी तरह का कोई और वर्ष बताओगी। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है, अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पहले की सभी तिथियों को ईसा पूर्व, ईसा से पहले के रूप में जानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। इतिहास और तिथियां, अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी, हिंदी में ईसा लिखा पाती हो। यह एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा और बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। 200 वर्ष पहले ही इन डेट्स की स्टार्टिंग हुई थी भारत में। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले है। पेज नंबर 3 पर दो तिथियां हैं, उनका पता लगाओ। इनके लिए तुम किस अक्षर समूह का प्रयोग करोगी। ये क्वेश्चन है वो आप कर लीजिएगा। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते थे, लिखवाए जाते थे। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए हैं। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं और लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान ये कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानियां उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है। लगभग 500 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। जैसे देखो, इसमें पी का मतलब स्क्वायर है, ओ का मतलब ये है, एल का मतलब लॉयन है। इसमें भी देखो ऐसे वर्ड लिख के, ऐसे अगर चीजें मिलती थी तो लोग वर्ड का पता लगा लेते थे। मिस्र के उत्तरी तट में रोसेटा नाम का एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 अलग अलग भाषाओं तथा लिपियों, यूनानी और मिस्री लिपि के 2 प्रकारों में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ राजा और रानी के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों के समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो, यहाँ एल अक्षर के लिए शेर, ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। देखो, एल अक्षर के लिए शेर बना है और ए अक्षर के लिए चिड़िया का चित्र बने। यहाँ पर भी देखो, जैसा तुम देख सकते हो यहाँ पर। हाँ, और एक बार जब उन्होंने ये जान लिया कि विभिन्न अक्षर किनके लिए प्रयुक्त हुए हैं तो वे आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सके। उपयोगी शब्द: यात्रा, पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व, इतिहासकार, स्रोत, अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां, यानी कि कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर, 4700 वर्ष पूर्व गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य, 2500 वर्ष पूर्व वर्तमान, लगभग 2000 वर्ष पूर्व। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं इन्हें याद कर लीजिएगा, ये पेपर में आती हैं। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच।